हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है इसमें भाग 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, भाषा, व्याकरण, बोली और लिपि के बारे में। तो आज हमारा प्रकरण है भाग 2। आज का भाग 2 का वीडियो है जिसमें हमारा प्रकरण है उपभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, मानक भाषा और साहित्य किसे कहते हैं। आज हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि भाषा किसे कहते हैं, आचारों और विचारों, जो हमारे विचार हैं उनका आदान प्रदान ही, जैसे व्यक्ति अपनी बात दूसरे से कहता है और दूसरा उसे सुनता है, ठीक है, सुनकर ग्रहण करता है, उसकी बातों को समझता है, तो विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। और भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे टेलीफोन पर बातचीत करना। और जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र लिखना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपभाषा किसे कहते हैं। ठीक है, बोली भी आपको बताया गया है कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। और भाषा और बोली में यही अंतर है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का सीमित। तो उपभाषा में देखिए क्या होता है, जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है तब उसे क्या कहते हैं, उपभाषा। जब बोली का मतलब किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, तो जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, साहित्य की रचना होने लगती है और उसी को उपभाषा कहते हैं। जैसे ब्रज और अवधी हिंदी की बोलियां हैं, इनसे साहित्य की रचना हुई और ये उपभाषाएं बन गई। ब्रज और अवधी क्या है, हिंदी में 18 बोलियां होती हैं। ठीक है बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और बोलियां 18 होती हैं। ठीक है, जिनमें ब्रज और अवधी ये भी हिंदी की बोलियां हैं, लेकिन इनका क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसे उपभाषा भी कहते हैं। जैसे ब्रज भाषा, ब्रज बोली है तो इसे उपभाषा कहते हैं, क्योंकि मथुरा साइड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, और अवधी जैसे फैजाबाद, लखनऊ और उसके आसपास सुल्तानपुर, इन सारी जगहों पर ये क्षेत्र जो है अवधी भाषा का है। और इसी प्रकार हम लोग का जो जगह है गोरखपुर, ठीक है, देवरिया, कुशीनगर, इधर के साइड में क्या बोला जाता है, भोजपुरी, ये भी एक उपभाषा है। तो उपभाषा भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है अपने परिवार में अपनी माँ से जो बातें सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, बच्चा भाषा का पहला पाठ अपनी माँ से सीखता है। जो भाषा माँ बोलती है वही भाषा बच्चा भी बोलता है। यदि माँ पंजाबी है तो बच्चा भी पंजाबी ही सीखेगा। ठीक है, तो पंजाबी उसकी मातृभाषा होगी। इसी प्रकार अलग अलग
बच्चा जब छोटा होता है अपने परिवार में अपनी माँ से जो भाषा सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। अब देखिए राजभाषा किसे कहते हैं। जो भाषा हमारे राज्य में बोली जाती है, ठीक है, उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी, ठीक है। और प्रतिवर्ष हमारे देश में 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 18 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है पूरे राष्ट्र में हिंदी बोलना। तो हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो भारत देश है, इसमें सभी जगहों पर हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन अधिकतर जगहों पर हिंदी बोली जाती है। जैसे 18 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। और राजभाषा जो भाषा हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए मानक भाषा किसे कहते हैं। मानक भाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जो विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत होती है उसे मानक भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, इन सभी पर जो भी भाषाओं का प्रयोग होता है वह मानक भाषा में होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बड़ा होता है, इस कारण बोलियों और उप भाषाओं का प्रभाव भी रहता है। ऐसी स्थिति में भाषा में वर्णों या शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित होते हैं जिन्हें पहचानने में कठिनाई होती है, जैसे अमानक रूप और मानक रूप। चलिए इसको समझिए। अमानक रूप किसे कहते हैं और मानक किसे कहते हैं? जैसे अमानक में लिख दिए नए, ये अमानक है। और पुस्तकों में हम नए को लिखेंगे इस प्रकार से, तो ये मानक है। यही भाषा पुस्तकों में लिखी जाती है, इसे ही मानक भाषा बोलते हैं। नए अमानक और नए मानक। इसी प्रकार हम लिख दिए अंत, आधा न है तो ये अमानक भाषा है। और यहाँ पर जब अनुस्वार लगा देंगे बिंदु तो ये मानक भाषा हो जाएगा, ठीक है। अंत समझ में आ रहा है। अब जैसे आप लिखेंगे बंदर, तो बंदर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही है। लेकिन ये आधा न वाला अमानक भाषा है और मानक क्या है? ये वाला बंदर, अनुस्वार वाला, ठीक है। तो यही आपकी मानक भाषा कहलाती है। सबके समझ में आ गया होगा। अब अगला है साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित कोश मतलब भंडार ही साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश या जाति के विचार लिखित रूप से संचित होते हैं। साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? किसी भी देश के विचार जो हैं वो संचित करके लिखे होते हैं। संचित ज्ञान का भंडार ही साहित्य कहलाता है। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य आप सभी को पता है, गद्य साहित्य में हम किसका वर्णन करते हैं? गद्य साहित्य के अंतर्गत हम कहानी, निबंध, नाटक आदि का प्रयोग करते हैं। और पद्य साहित्य में हम कविता का प्रयोग करते हैं। पद्य साहित्य में हम गाकर लय को ध्यान में रखते हुए किसी भी कविता का प्रयोग करते हैं।
जैसे महादेवी वर्मा के जो संस्मरण हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ और उपन्यास, ये गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। उपन्यास, ठीक है। तथा गीत, कविता, गजल, पद, दोहे, चौपाई, छंद, ये सभी पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दोहा और चौपाइयों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें हम राग में गाकर पढ़ते हैं, इसलिए यह पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, तो साहित्य भी आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और आप लोग समझ लीजिए कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। हमारे जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो एक ट्रिक आप सभी को बता रहे हैं, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और उस ट्रिक को जब आप याद करेंगे तो उसमें 22 भाषाओं के नाम छुपे हुए हैं, ठीक है। चलिए बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप सभी बच्चे इसे अपनी फेयर कॉपी पर अच्छे से लिखिएगा और इसको ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको 22 भाषाओं के नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर कोई किसी भी भाषा को पूछ ले कि क्या भारतीय संविधान में इन भाषाओं का उल्लेख है, तो आप तुरंत बता देंगे नहीं। जैसे अगर पूछता है कोई कि अंग्रेजी, क्या हमारे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है, तब आप बता देंगे नहीं, ठीक है। तो जब आपको ये ट्रिक याद होगी तो 22 भाषाओं के नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए 22 भाषाओं के नाम। कौन से नाम? जो संविधान में वर्णित हैं, ठीक। इनका ट्रिक है, ट्रिक नोट करिए और इसको याद कर लीजिएगा। इनका ट्रिक है, यहां से नोट करिए, बाबड़े, मामा, ठीक है बच्चों, काका, सास, उस, गुप्त, गुप्त, मणि, को, आसमान में, उड़ाते हैं। इस ट्रिक में 22 भाषाएं छुपी हुई हैं, ठीक है। चलिए एक बार गिन कर देख लेते हैं। बा, अंडरलाइन कर रहे हैं, ब, ड़े, 3 भाषा इसमें हो गई। मामा, 2 भाषाएं इसमें हो गई। काका, 2 इसमें, 2 इसमें, ऊ, स, 2 इसमें 3 है। उ, प, त, मणि, इसमें 1 ही है और को 1 है। आसमान 1, न 1, में 1, उड़ा 1, ते 1, हाय 1। अब इसको काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद अभी 22 भाषाओं के नाम भी बता दे रहे हैं, उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक।
ठीक है। बाबड़े मामा काका सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं, इसको रट लीजिए। बाबड़े मामा काका सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। इसी में आपके 22 भाषाएं आ जाती हैं। जैसे बा से क्या होगा, चलिए नोट करिए। बा से सबसे पहला है बा से आप लिख लेंगे बांग्ला। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपकी पुस्तक में भी है। बा से बांग्ला। फिर ब आ रहा है, इससे आपका हो जाएगा बोडो। फिर ड़ आ रहा है, इससे आपका हो जाएगा डोगरी। ये 3 भाषाएं हो गई। इसके बाद माँ है, तो माँ से क्या आएगा, एक तो म से आ जाएगा आपका मराठी, एक मलयालम। 2 हुए, म से मराठी और मलयालम। फिर का आएगा, का से एक आपका हो जाएगा कश्मीरी, और एक का से क्या हो जाएगा कश्मीरी, और एक का से आप लिख लीजिए कन्नड़। कन्नड़ दोनों का हो गए, कश्मीरी कन्नड़। और सा एक सा से हो जाएगा संस्कृत, और एक सा से हो जाएगा सांस संथाली। संस्कृत संथाली। और ऊ से क्या हो जाएगा उर्दू, और स से सिंधी। सिंधी। गु प त गुजराती। ठीक है, गुजराती। और प जो है उससे हो जाएगा पंजाबी। और त से हो जाएगा तेलुगु। त से क्या हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु। फिर मणि से हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी। और को से क्या हो जाएगा कोंकणी। कोंकणी। इसके बाद आसमा, असमिया भाषा होती है। असमिया असम में बोली जाती है। न से नेपाली। फिर मे से क्या है, मे से आप लिख लीजिए मैथिली। मैथिली। इसके बाद मैथिली के बाद क्या आ जाएगा, उड़ा से उड़िया। ते से तेलुगु हो गया, एक हो जाएगा तमिल। यहाँ तमिल कर लीजिए, यहाँ तेलुगु कर लीजिएगा। और है से आपका हिंदी। ये 22 भाषाएं आपकी हो गई। तो इस ट्रिक को आप सभी बच्चे अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। और याद करके एक एक भाषा को इससे मिला मिलाकर आप सभी बच्चे याद कर लीजिएगा। जब ये ट्रिक याद हो जाएगी तो आपसे कोई भी अगर पूछ लेगा किसी भी भाषा का नाम लेकर कि क्या ये हमारे भारतीय संविधान में है, तो आप बता देंगे नहीं, और अगर है तो है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये जो 22 भाषाएं हैं ये कौन कौन से राज्य में बोली जाती हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका PDF भेज देंगे, आप सभी बच्चे अच्छे से लिखकर फेयर कॉपी में याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, धन्यवाद।